वेलकम स्टूडेंट इन इकोनॉमिक क्लास। आज हम लोग अर्थशास्त्र में या भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया विषय शुरू करेंगे। चालू करिए हल्का। हाँ, वो विषय होगा मुद्रा एवं बैंकिंग। दोनों एक के साथ है, लेकिन हम मुद्रा को अलग पढ़ाने जा रहे हैं और बैंकिंग को अलग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्लास केंद्रित होगा वो मुद्रा पर होगा, यानी मनी पर होगा। क्या है मुद्रा, पहले ये देखते हैं। तो मुद्रा पर अगर देखते हैं हम लोग तो पाते हैं कि मुद्रा वास्तव में एक विनिमय का साधन, विनिमय का साधन है। यानी मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब प्रश्न ये उठता है कि एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट में इसको समझाना चाहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में और किसी भी समय में उत्पादक वर्ग अलग होता है, लोगों की आवश्यकताएं अलग होती हैं। आवश्यकताएं सिर्फ एक नहीं है, अनेक है। जिस समय ये धरती बनी और उस पर मानवीय बसावट बसना आरंभ हुआ, उस समय ये बात सच है कि आवश्यकताएं काफ़ी न्यून थी। न्यून का अर्थ ये कि प्राकृतिक गुफाओं में या पेड़ों के नीचे लोग रहते थे और प्राकृतिक फल फूल और जानवरों के कच्चे मांस को खाते थे। तो उस समय गिव एंड टेक का, लेन देन का कोई प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन जैसे ही जंगली जीवन से लोग सब जीवन के तरफ बढ़े, तो वैसे ही क्या हुआ कि आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, क्योंकि अब अनाज का उत्पादन किया जाने लगा। अनाज एक प्रकार का नहीं होता था, अनेक प्रकार के होते थे। लोग अपने बदन को ढांकने लगे और उसके लिए वस्त्र की आवश्यकता हुई। लोग अपने द्वारा निर्मित घरों में रहने लगे। इस प्रकार से बहुत सारी नवीन आवश्यकताओं ने जन्म लिया। अब ऐसे में हर आवश्यकता की पूर्ति हर आदमी अपने लिए नहीं कर सकता था। इस वजह से कार्य विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, कोई व्यक्ति मकान बना रहा है, कोई व्यक्ति कपड़ा बना रहा है, और हर को इन तीनों की जरूरत है। तो शुरुआत में हर व्यक्ति वस्तु से ही विनिमय करता है, यानी अपने द्वारा बनाए गए वस्तु से दूसरे द्वारा बनाए गए वस्तु को खरीद लेता है। इसको हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय, जिसका इंग्लिश होता था बार्टर सिस्टम्स। भारतीय परिवेश में अगर हम लोग देखें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहला वो समय है जिस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर विनिमय के लिए मुद्रा यानी सिक्के का प्रचलन। अब प्रश्न ये उठा कि क्यों हुआ, तो इसका जवाब ये है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मानव की आवश्यकताएं पूर्व की तुलना में और बढ़ गई, और उसमें कुछ उत्पाद ऐसे थे कि उसकी तुलना जो है वो दूसरे उत्पाद से संभव नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए 4वीं शताब्दी ईसा से पूर्व गाय भी विनिमय का एक साधन था। गाय से लोग खरीद लिए। लेकिन अब किसी को अपने खाने के उद्देश्य से 1 किलो आटा चाहिए, तो उतनी बड़ी गाय को देख करके 1 किलो आटा तो नहीं ले सकता है। अगर लेगा तो घाटे का सौदा हो जाएगा उसको। या मान लिया जाए कि नहीं, गाय के वजन का तौल करके हमको आटा दो, एक उपाय ये हो सकता है। तो उतना आटा वो रख नहीं सकता है, या उतना आटा का उपभोग वो नहीं कर सकता है एक समय में, तो आटा उसका बर्बाद हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देके हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते स्थिति ऐसी हो गई कि हर वस्तु का जो उपभोग की वस्तु थी उसका मात्रक अलग अलग था, एक नहीं था। किसी को किलोग्राम में नापा जा सकता था, उस समय तो दूसरे मात्रक थे। किसी को जो है वो लीटर में नापा जा सकता था, किसी को औंस में, इस तरीके से।
तो अब ऐसे मात्रक में भिन्नता के कारण विनिमय का एक नवीन साधन खोजने की आवश्यकता होगी, और उसमें विनिमय के साधन के रूप में बहुमूल्य धातु से बने मुद्रा को चुना गया। ऐसा धातु जो बहुमूल्य था, जिसका वैल्यू हर जगह समान रूप से होता था, तो उसमें सबसे पहले चांदी को चुना गया। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यन पीरियड में विनिमय के रूप में पहला सिक्का या मुद्रा जारी हुआ, जिस पर कोई तिथि, कोई लेख नहीं होता था, बल्कि सिर्फ चिन्ह होते थे। इसलिए उसको आहत सिक्के, पंच मार्क कॉइन्स कहा गया, और वो चांदी का होता था। तो उस सिक्के में ही मूल्य निर्धारित था, माने जितना चांदी था उतना उस सिक्के का मूल्य था। अब उस मूल्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु को खरीद सकता था। तो सिक्के से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होने लगा। बात समझ में आई? अब जब मौर्योत्तर काल आया, जब कुषाणों का काल आता है भारत में, तो कुषाणों के द्वारा, उसके पहले उसके पहले यूनानी आए, हिंद यूनानी जिनको बोलते हैं हम लोग, तो उनके द्वारा यूनान के सिक्के प्रचलित हुए भारत में। फिर कुषाण आए तो उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। इस तरीके से सिक्कों का, मुद्रा का क्रम चलता रहा। वो मेरा विषय नहीं है। वहाँ से लेके मध्यकाल में भी मुद्रा का प्रचलन रहा, वो सब हिस्ट्री के क्लास में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जब आधुनिक काल आया तो वैश्विक स्तर पे मुद्रा का एक अलग रूप उभर करके सामने आया। अभी तक मुद्रा का जो रूप था वो मुद्रा के मूल्य में ही उसका मूल्य नहीं था, और उसे विनिमय के लिए वैश्विक स्तर पे कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक काल में वैश्विक स्तर पे जो मुद्रा का रूप उभर करके सामने आया, वो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, इसको आप लोग कह लीजिए प्रतीकात्मक मुद्रा। प्रतीकात्मक अब ये क्या चीज था, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। टोकन करेंसी, प्रतीकात्मक मुद्रा का अर्थ ये हुआ कि इस मुद्रा में वो मूल्य नहीं भरा हुआ है जिस मूल्य का वो मुद्रा है। जैसे मान लिया जाए 100 रुपये का मुद्रा है, तो उसको बेच करके आप 100 रुपया नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो एक प्रतीकात्मक मुद्रा है। और कोई व्यक्ति जो है देने का उसका वादा करता है कि आप इस प्रतीक को ले लीजिए, और जब आपको जरूरत होगा तो हमसे उतना सोना मांगिएगा, ये चांदी मांगिएगा, तो आपको दे देंगे। इसको बोलते हैं टोकन करेंसी। इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है जिसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके इतिहास को बताएंगे, क्योंकि क्लास अर्थव्यवस्था का है, इसलिए अपने आप को अर्थव्यवस्था पे सीमित रखें। अब देखिए कि भारत में आधुनिक काल में किसका शासन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था या अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अब यहां पर आइए कि अंग्रेजों के द्वारा जो मुद्रा जारी किया गया भारत में, वो वैधानिक रूप से 1835 ईस्वी। ठीक है, कब? 1835 ईस्वी। हालांकि आपको एक बात बता दें कि इसके पहले भी 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के साथ जो अंग्रेजों का समझौता हुआ था, जिसमें दस्तक का अधिकार मिला था, उस समय भी कंपनी को अपने टकसाल के जारी किए गए मुद्रे को जारी करने का अधिकार था। लेकिन उस समय वो धातु मुद्रा था और उसका मूल्य उसमें नहीं था। और उस समय संपूर्ण भारत में
विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के द्वारा अपने अपने सिक्के जारी किए जाते थे। सिर्फ विभिन्न शासकों के द्वारा ही नहीं, बल्कि व्यापारियों के द्वारा, निजी व्यक्तियों के द्वारा भी सिक्के जारी किए जाते थे। और चलता क्यों था? चलता इसलिए था कि उस सिक्के में ही जो है वो उसका मूल्य निर्धारित था, यानी जिस धातु से बना हुआ था वो धातु ही सिक्के का मूल्य। 1835 में आकर के अंग्रेजों ने, चूंकि उसकी सत्ता पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी लगभग, तो अपने क्षेत्रों में यह नियम बनाया कि सिर्फ हमारे द्वारा जारी किया गया सिक्का ही प्रचलित होगा, कोई अन्य सिक्का प्रचलित नहीं। तो इसीलिए कहा, हमने लिखा है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो सिक्का जारी किया, कब जारी किया? वैधानिक सिक्का। हालांकि उसके पहले भी उसके टकसालों के द्वारा सिक्के भारत में प्रचलित थे। क्लियर? अब देखिए, इस समय से लेकर के 1845 से लेकर करके 1917 ईस्वी तक, कब? 1970 एडी तक जो अंग्रेज मुद्रा जारी करते थे वो स्वर्ण विनिमय मानक पर आधारित था। स्वर्ण विनिमय मानक, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ठीक है, इस पर आधारित था। और उसके बाद जब 1917 ईस्वी आया तो इसमें 1970 में स्वर्ण विनिमय मानक को त्याग दिया गया। हम सब बताते हैं आपको क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद फिर 1927 का समय आता है, 1927 का, और इस समय पुनः स्वर्ण विनिमय मानक को अपनाया गया। विनिमय मानक को अपनाया गया। ठीक है। और इसमें जो अपनाया गया उसके बाद इसमें जो अपनाया गया उसमें एक माप था और 21.24 रुपया इज इक्वल टू 1 तोला। ठीक है। और 40 तोला का एक छड़ी बनाया गया। उसके बाद पुनः 1931 ईस्वी में स्वर्ण विनिमय मानक को त्याग दिया गया। को त्याग दिया। और इसके स्थान पर पाउंड स्टर्लिंग आधार पर। तो अंग्रेजों के समय की बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं
और उसको गौर से समझिए। तो पहली बात ये कि 35 में वैधानिक रूप से सिक्के चलने ब्रिटिश के शुरू हुए और वो 1917 तक चला। तो इस पीरियड में जो सिक्के जारी होते थे वो कैसे होते थे? तो उसका आधार था स्वर्ण विनिमय मानक, यानी गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। मतलब जितना सिक्का उसको जारी करना है उसके मूल्य का सोना वो अपने पास रख लेगा और तब सिक्का जो है वो जारी करेगा। यहाँ पर ध्यान तब हो आपके मस्तिष्क में कि अंग्रेजों ने भारतीय मुद्रा प्रणाली में उसी पद्धति को अपनाया जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने अपने समय में किया था, यानी रुपया प्रणाली। एक रुपया जो है वो 100 पैसे के बराबर होता था। एक रुपया में कितने पैसे होते थे? 100 पैसे। ये निर्धारण अंग्रेजों के समय में हुआ, रुपया ही प्रचलित रहा। और रुपया उस समय जो जारी किया जाता था वो चांदी का जारी किया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रुपया जारी किया जाएगा, चाहे चांदी का चाहे टोकन करेंसी, तो टोकन करेंसी जो जारी करेगा तो उसका मूल्य तो नहीं रहेगा धातु वाला। तब क्या होगा कि उसके बदले में उतने मूल्य का सोना सरकार अपने पास रिजर्व रखेगी। जितना सोना रिजर्व रखेगी उतना ही वो मुद्रा जारी कर सकेगी। यानी सोना रखना उसकी समृद्धि का प्रतीक बन गया। क्लियर? तो इसी को बोला जाता था स्वर्ण विनिमय मानक। लेकिन 1917 तक ये चला। 1917 तक आते आते हुआ ये कि चांदी के मूल्यों में वृद्धि होने लगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है? तो ऐसे स्थिति में सोने और चांदी का भंडार रखना उस अनुपात में संभव नहीं था ब्रिटिश शासन के लिए जिस अनुपात में रुपये जारी करने थे। मान लिया 1 किलो सोना के एवज में हमको रुपया जारी करना है, तो 1 किलो सोना हमारे पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम जारी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय बहुमूल्य धातुओं के मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुपलब्ध हो गया। तो ऐसे में स्वर्ण विनिमय मानक को यदि ब्रिटिश भारत में अपनाते या अपने देश में अपनाते तो फिर वो मुद्रा अधिक जारी नहीं कर सकते थे, जितना रहता उतना ही जारी करते। तो ऐसी परिस्थिति में लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी खत्म हो जाती, यानी जितना रुपये की जरूरत है उतना नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था गति नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया कि स्वर्ण विनिमय मानक को 1917 में त्याग दिया और इसके जगह पर अनुपातिक आरक्षित प्रणाली को अपना दिया। यानी प्रोपोर्शन के तहत जो है वो सोना रखा जाएगा और उसके बदले में जो है बहुत सारे रुपये जो है छाप दिए जाएंगे। लेकिन 27 तक आते आते पुनः स्थिति में सुधार हुआ, तो फिर पुनः स्वर्ण विनिमय मानक को अपना लिया गया। यहाँ पर स्वर्ण विनिमय मानक को जो अपनाया गया उसमें हुआ कि एक छड़ी रखा जाता था। छड़ी माने सोने का डंडा, और वो सोने का डंडा 40 तोले का होता था। यानी सरकार जो रुपया जारी करने के लिए अपने पास सोना रखती थी वो किस रूप में रखती थी? छड़ी के रूप में। और एक छड़ी का वजन कितना होता था? 40 तोला। और एक तोला 21 रुपया 24 पैसा के बराबर था। आप सोच लीजिए कि कितने महंगाई में आप जी रहे हैं। उस समय, जिस समय की बात कर रहे हैं 1927 में, उस समय कितना? तो 21 रुपया 24 पैसे में एक तोला सोना आपको मिल जाता है। और आज कितना है मिलता है? इसी से आप महंगाई का अंदाजा लगा सकते हैं। तो खैर ये एक अलग विषय है। हम सिर्फ तुलना करके ये दिखा देना चाहते हैं कि क्या था। आज़ादी के समय आपका 1 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर था। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, नहीं उस समय आज़ादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी, तब ये स्थिति थी। तो खैर ये दोनों विषय जो है वो आज का विषय नहीं है, फिर कभी मौका मिलेगा उस पर बात होगी। यहाँ सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से आप इतना जान लीजिए
एक तोला जो है सोना 21 रुपया 24 पैसा में मिलता था। कब? 1927 ईस्वी। अब फिर 1931 ईस्वी में क्या कर दिया गया कि बहुमूल्य धातु की कमी हुई, तो ब्रिटेन ने अपने यहाँ भी स्वर्ण विनिमय मानक को त्याग दिया। तो भारत का रुपया तो अंग्रेजों के कब्जे में था, तो जब उसने अपने यहाँ त्यागा तो भारत का रुपया में भी स्वर्ण विनिमय मानक खत्म हो गया। तो अब भारतीय रुपये की स्थिति क्या हो गई? तो अब भारतीय रुपये की स्थिति ये हो गई कि भारत देश के अंदर ये स्वतंत्र मुद्रा हो गई और विदेशों में पाउंड स्टर्लिंग में परिवर्तन हो गई। यानी अब इसका जो मूल्य नापा जाएगा वो किसमें नापा जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग में, जो ब्रिटेन का मुद्रा है। और पाउंड स्टर्लिंग में जितना रिजर्व रखे हुए हैं वो वही भारत का मूल्य है। तो आजादी के समय तक यही पद्धति चलती रही। अब देखिए, देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? तो आजादी के बाद का हम लोग लेखांकन करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद मुद्रा के क्षेत्र में हुए परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि रुपया को आधार बनाया गया जो पहले से चला रहा था। रुपया को आधार बनाया। और दूसरा क्या था कि 1 रुपया जो था वो 100 पैसे के बराबर था। कितना? 100 पैसे के तुल्य था। ठीक है, और 1 रुपया का नोट या सिक्का, ठीक है, सर नोट या सिक्का वित्त मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी किया जाता है। द्वारा जारी, और इसके आगे का या कह लीजिए अन्य मूल्य के नोट या सिक्के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और जो तथ्य है वो ये कि
रुपया और उसके नीचे के सिक्के और उसके नीचे के सिक्के जो है वो 10 रुपया तक ही वैधानिक मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा है। और दूसरी बात कि 1 रुपया और उसके नीचे के सिक्के असीमित वैधानिक टेंडर है। असीमित वैधानिक टेंडर। अब आगे के उन्नीस सौ 56 ईस्वी तक 1956 तक अनुपातिक आरक्षित प्रणाली जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो के आधार पर मुद्रा जारी किया जाता है। मुद्रा जारी किया जाता है। लेकिन 1956 के बाद 1956 के बाद न्यूनतम आरक्षित प्रणाली हाँ सॉरी यानी मिनिमम रिजर्व रेशियो के आधार पर मुद्रा जारी किया गया, जिसके लिए ये जो आरक्षित था वो 200 करोड़ रुपए का था। इसमें से 200 करोड़ में से जो विभाजन था वो 2 रूपों में था। यह है एक 115 करोड़ का स्वर्ण या उससे जुड़ी चीजें, जैसे सोने का सिक्का का भी है तो वो भी जुड़े चीज। और दूसरा 85 करोड़ का जो होना चाहिए वो
विदेशी प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति सिक्योरिटीज, नहीं बता रहे हैं सब। पहले शब्द इसलिए लिख दिया कि आप पूरा का पूरा बात समझिए, उसके बाद जब समझाने लगेंगे तो शब्द आपको तंग नहीं करेंगे, इसलिए लिखना अनिवार्य था। अब देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, तो रुपया को ही हम लोगों ने आज़ादी के बाद अपनाया। पहली बात तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि 1 रुपया 100 पैसे के बराबर था। कितना? 1 रुपया 100 पैसे के बराबर। और तीसरी बात ये कि 1 रुपया का नोट हो या सिक्का हो, ये वित्त मंत्रालय जारी करता था। वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी। आप आज भी 1 रुपया का नोट आप देखिए, अगर होगा आपके पास तो सिग्नेचर होगा, वो किसका होगा? वित्त मंत्री के सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय लिखा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, आप इसको सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लाइन एक पैराग्राफ में लिखा। उसके बाद क्या कि अन्य मूल्य के जो नोट या सिक्के जो होंगे, जैसे 10 रुपये का भी सिक्का हो सकता है, 50 का भी सिक्का हो सकता है। इसी ज़माने में 50 का सिक्का जारी हुआ है भारत में। तो वो सब का सब रिजर्व बैंक उसका नियमन भी करेगा, उसको जारी भी करेगा, सारा उसके अधिकार में होगा। क्लियर? और 1 रुपया का सिक्का से लेके 10 का जो सिक्का है या 50 पैसे का सिक्का है, तो ये लीगल टेंडर मनी 10 ही रुपया तक है। इसके अर्थ को समझिए, तो हमारे यहाँ रुपया लीगल टेंडर मनी है, वैधानिक मुद्रा है। मतलब उस पर वचन दिया जाता है कि धारक को मांगने पर अदा किया जाएगा, और गारंटी कौन लेता है? रिजर्व बैंक लेता है। तो अब 1 रुपया से ऊपर का जितना भी सिक्का है या नोट है, वो सब लीगल टेंडर मनी है आज, ठीक है। लेकिन जो 1 रुपया और 50 पैसा, या अब तो 50 पैसे से नीचे वाला खुदरा प्रचलित नहीं है, तो ये 10 ही रुपया तक वैधानिक मुद्रा है, यानी लीगल टेंडर मनी है। मतलब 10 ही रुपया तक आप किसी को दे सकते हैं। 10 रुपया से अधिक दिए, अगर वो नहीं लिया तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट या सिक्का, या 50 रुपया का नोट या सिक्का, या 100 रुपया आप किसी को देते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो अरेस्ट हो जाएगा, उस पर मुकदमा चल जाएगा, क्योंकि उसने लीगल टेंडर मनी को लेने से इनकार किया। तो लीगल टेंडर मनी का ये, कहीं पर नोट देखिए फट उठ गया है, लोग नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते हैं तो गलत करते हैं। उसका उपाय ये है कि आप रिजर्व बैंक में जाकर इसको एक्सचेंज कर लीजिए, या तो बैंकों भी सुविधा है एक्सचेंज करने का, एक्सचेंज कर देगा उस नोट को। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, तो चलता नहीं है। लेकिन कोई कड़ियल नोट आपको दे रहा है 100 रुपये का, हम नहीं लेंगे भाई इंडिया का नोट। इंडिया में रह के इंडिया का नोट आप नहीं लीजिएगा, तो ये कानूनन आपने अपराध किया। क्यों? क्योंकि लीगल टेंडर मनी है वो, वैधानिक मुद्रा है वो, और वैधानिक मुद्रा को कोई भी लेने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस परिवेश में अगर 1 रुपये का और 50 पैसे का सिक्का आपके पास है, तो किसी को 1000 रुपया आप देना चाहें, तो वो 1 रुपया और 50 पैसे का सिक्का 1000 रुपया के लिए जो है वो लीगल टेंडर मनी नहीं है, वो सिर्फ 10 ही रुपया तक का है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो 1 रुपया और 50 पैसे का सिक्का आप 10 ही रुपया तक किसी को दे सकते हैं। 10 रुपया तक वो लीगल टेंडर मनी के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर 11 रुपया आप दीजिएगा और नहीं लेता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये इसका अर्थ हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब उसके बाद कैसे यहाँ रुपया जारी किया जाता था, ये एक प्रश्न है। मूल तो प्रश्न ये है। तो 1956 तक अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो के आधार पर मुद्रा जारी किया जाता है।
तो आरक्षित अनुपात प्रणाली का अर्थ क्या हुआ कि जितना रुपया आपको जारी करना है उतना का सोना आप रख लीजिए तभी जारी कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है। तो जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय ये अपना लिया गया। 56 तक जब आया देश तो उसके पास उतना स्वर्ण ही नहीं थे जितना मुद्रा की आवश्यकता थी। अब ऐसी परिस्थिति में मुद्रा जारी नहीं कर सकता था, और नहीं करता तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तरलता समाप्त हो जाती। भारतीय अर्थव्यवस्था की तरलता का मतलब क्या कि विनिमय का साधन तो रुपया है ना भाई, मुद्रा है ना भारत में। तो ऐसी परिस्थिति में मुद्रा अल्प रहेगा तो फिर कारोबार बहुत गति से नहीं चलेगी, यानी कारोबार रुक जाएगा। सरकार को कुछ खरीदना है या लोगों को कुछ खरीदना है तो उसके पास धनाभाव हो जाएगा। तो संसाधन तो देश के पास है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में तरलता लाने के लिए, उसका अधिक दोहन करने के लिए, उसका अधिक उपयोग करने के लिए एक्सचेंज की आवश्यकता हो, मीन्स ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता हो, विनिमय की आवश्यकता हो। और ये विनिमय का साधन क्या है? तो मुद्रा है। तो ऐसी परिस्थिति में अधिक मुद्रा अगर बाजार में प्रचलित होगा तो अधिक प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन होगा। तो आंतरिक रूप से आप तो बंध जाइएगा अगर मुद्रा जारी नहीं कीजिएगा। इस जरूरत के तहत जो है 1956 में क्या किया गया, न्यूनतम आरक्षक प्रणाली, मिनिमम प्रोपोर्शनल रेशियो का अपनाया गया, जिसका अर्थ क्या है कि एक निश्चित सीमा तक हम रिजर्व रख लेंगे और उसके बाद जितना चाहे नोट जारी करें। तो निश्चित सीमा क्या थी? 200 करोड़। कितना? 200 करोड़। तो 200 करोड़ में 115 करोड़ तय किया गया कि सोना रहेगा या सोना से संबंधित कोई भी चीज हो सकता है। क्लियर? और 85 करोड़ जो है वो कहा गया कि विदेशी प्रतिभूति, फॉरेन सिक्योरिटी। विदेशी प्रतिभूति, फॉरेन सिक्योरिटी को समझने के लिए ये समझिए कि प्रतिभूति या सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी एक प्रकार का गारंटी है। क्या है? गारंटी। क्या तुम काम करो ना, हम देख लेंगे। तुम काम करो, हम देख लेंगे। तो व्यापार में ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पर बहुत कम समय में आपको समझा रहे हैं इस प्रकार से कि आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक लोन दिया, IMF लोन दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया। कितना भाई? तो 20 बिलियन का लोन दिया, 50 बिलियन का लोन दिया। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं क्या कि उतना रुपया जहाज में भर करके भारत चलाया? तो क्या समझते हैं जरा बताइए। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, IMF ने लोन दिया, इतने डॉलर का लोन दिया, तो भैया मेरे उतना आएगा ना? क्यों ऋतु रंजन जी? इसके अर्थ क्या समझते हैं? जहाज में पैसा भर के आते ही ना इंडिया में ना, तो क्या होते? वो RBI को मिलेगा क्या क्या बोलते हैं, टेंडर या तो प्रतिभूति टाइप का, कि आप इसको छाप सकते हैं नोट को। वेरी गुड, इंटेलिजेंट है मिश्रा जी। तो वो जो कर्ज मिला वो SDR के रूप में मिलता है। SDR क्या है? वर्ल्ड बैंक, IMF का मुद्रा का नाम है। तो क्या हम लोग का जैसे मुद्रा रुपया है उसी ढंग का मुद्रा SDR है? तो हम लोग का तो मुद्रा मेरे पॉकेट में रहता है, बैंक में जाते हैं, गिन के जमा करते हैं। तो क्या उसी ढंग से SDR आएगा यहाँ? दूसरा सवाल। तो SDR है क्या चीज? स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहर्ता पत्र। SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहर्ता पत्र। हम 2 बार बोलते रहना कि सुनिएगा आपको याद रहेगा। ये एक लेटर रहता है, ये एक लेटर रहता है जिसमें लिखा रहता है कि हमने आपको इतना दिया। अब वो गारंटी हो गई वर्ल्ड बैंक की। अब वो लेटर मिल गया तो क्या करेगा कि उतने
एसडीआर का मूल्य कितना है भारत में रुपया के हिसाब से? तो भाई 5,000 करोड़ रुपया है। तो मतलब 5,000 करोड़ रुपया छाप लेगा गवर्नमेंट। इसकी गारंटी कौन लिए हुए है? वर्ल्ड बैंक, IMF। बात समझ में आई आप? तो इस ढंग से कर्ज प्राप्त हुआ। इसी को बोलते हैं विदेशी प्रतिभूति, फॉरेन सिक्योरिटी। मेरे ख्याल से अब समझ में आपको आ गया, ठीक है? बोलिए ना हाँ या यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए ये तो एक हो गया। अब एक दूसरा टॉपिक है जो काफी ही महत्वपूर्ण है, आमतौर पे इम्तहान में आता है तो लोग इसमें फेल कर जाते हैं। वो है मुद्रा का मापन। क्या है? मुद्रा का मापन। देखिए यहां पर मुद्रा का मापन शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि डायरेक्ट में कह ली कि मुद्रा का स्थान। देश में जो मुद्रा है उसको कैसे नापते हैं? मतलब कहां कहां पर के मुद्रा को हम नापते हैं। इस परिवेश में अगर देखिए तो पाएंगे कि मुद्रा के परिवेश में दो शब्द हैं। मापन के परिवेश में कितने शब्द हैं? दो शब्द। एक को बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक, यानी जो पैदा कर रहा है, यानी प्रोड्यूसर, है ना? उत्पादक, प्रोड्यूसर। और दूसरे को कहते हैं उपभोक्ता। कंज्यूमर। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो मुद्रा के परिवेश में उत्पादक सिर्फ एक है। उसको आप सरकार कह लीजिए या आरबीआई कह लीजिए, क्योंकि आरबीआई भी सरकार का एक पार्ट है। हम ब्रैकेट में आरबीआई लिख देते हैं, आरबीआई। लेकिन मुद्रा का उपभोक्ता जो है वो आम आदमी, ठीक है, बैंक, कोई निगम या फर्म। बात समझ में आ रही है? ये सभी के सभी, यानी इंडिविजुअली ही सिर्फ मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, कंपनियां भी मुद्रा का प्रयोग करती हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी जो मुद्रा का प्रयोग करता है, तो क्या सब का सब मुद्रा उसके घर में या पॉकेट में रहता है जो प्रयोग कर रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। अभी तो ये हो गया कि आप घर में शायद 2 लाख से ज्यादा मुद्रा ही नहीं रख सकते, और 50,000 से ज्यादा मुद्रा लेकर के आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते। पता कि नहीं आपको? अगर 50,000 रुपया से अधिक लेकर के आप ट्रेन या बस में या रोड में, अरे नहीं सर, ये सब जानिए, मोदी जी के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ है, नहीं लागू हो रहा है वो अलग बात है। लेकिन आप 2 लाख रुपया से अधिक लेकर के चल रहे हैं और बस पे या ट्रेन पे कहीं पर आप पकड़े जाते हैं, तो ये अवैधानिक होगा। आपको 2 लाख रुपया से अधिक का मनी वाया बैंक ले जाना होगा। समझ गए सर? सॉरी, घर में 2 लाख रुपया का, और 50,000 रुपया से अधिक आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते अपने पॉकेट में। 50,000 रुपया से अधिक कैरी करके चल रहे हैं तो कहीं पर भी आप पकड़े जा सकते हैं। सर तो ये अच्छा या बुरा पक्ष है? देखिए वो अलग बहस का, हम यहाँ सैद्धांतिक बात पढ़ा रहे हैं, वो डिरेल हो जाएगा क्लास, ठीक है ना? वो एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा और हम लोग को विवाद में नहीं पढ़ना है क्लास में। क्लास को स्मूथली चलने देना है ताकि आपको एक टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आए, हैं? यस सर। तो ऐसी स्थिति में ये तय हो गया कि जितना आप मान लिया जाए
2 करोड़ के आदमी, आप टैक्स दिए हैं, आपके पास 2 करोड़ रुपया वाइट मनी है, तो ये 2 करोड़ रुपया आपका पूरा का पूरा आपके पॉकेटवा में नहीं ना है, ये घरवा में नहीं ना है, तो घर में रख भी नहीं सकते, तो कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे। ठीक, तो हम एग्जाम्पल देके ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि मुद्रा जो है वो आपका मुद्रा जो प्रचलन में है, जो उपभोक्ता है, उसका एक जगह नहीं है करेंसी के रूप में, लेकिन वो विभिन्न स्थानों पर है। तो हम मुद्रा का मापना चाहेंगे तो आप खाली पॉकेटवा में से निकाल लेंगे रुपया, तो उसी के बराबर आप रहिएगा, नहीं सर। ये सही मापन होगा आपका, नहीं ना। तो आपका कौन चीज़, तो आपका पासबुक देखेंगे हम, बहुत सारा LIC वगैरह लिए होंगे वो देखेंगे, जेवर वर होगा खरीदे होंगे तो वो सब देखेंगे, है, तब कैलकुलेट करेंगे, तब आपका सही आपके पास कितना मुद्रा है समझ में आएगा, बैंक में कितना जमा किए हुए हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको नापने के लिए हम लोग मुद्रा के स्थान को देखना होगा कि कहाँ कहाँ माने मुद्रा है। तो उसके लिए छात्रों एक ये है फॉर्मूला है M1, ठीक है, M2, M3 और M4, ठीक है ना। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम चाहते हैं कि आपको स्पष्ट रहे। तो M1 का मतलब क्या है वो जानिए। तो सॉरी, M1 का मतलब होता है जनता के पास पैसा, जनता के पास, ठीक है, पैसा तो आप समझ जाइएगा। इसको रिजर्व बैंक की भाषा में सिर्फ C लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? C। उसके बाद है बैंकों में निबल जमा, बैंकों में निबल मांग जमा, मांग जमा, इसको रिजर्व बैंक की भाषा में बोला जाता है DD। क्या बोला जाता है? DD। और उसके बाद होता है रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, रिजर्व बैंक में जमा, इसको क्या बोलते हैं? OD। ठीक है। तो जो रुपया है वो कहाँ, एक तो जनता के पास रहेगा जिसको C बोलेंगे, नहीं, कंज्यूमर। दूसरा बैंकों में निबल मांग जमा, निबल मांग जमा का मतलब होता है, निबल माने कुल, हाँ, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? मांगने पर दिया जाएगा। कोई भी रूप हो सकता है, जैसे आप सेविंग अकाउंट आपका है, करेंट अकाउंट है, तो ये सब मांग जमा है ना। आप जमा करते हैं, बैंक से मांगते हैं तो फौरन दे देता है। यस सर, हाँ। और फिक्स डिपॉजिट तो अलग होता है, वो तो जब समय पूरा होगा तब। तो इसमें मतलब के आप मान लीजिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इसमें आ गया, और उसके बाद रिजर्व बैंक में जो अन्य बैंक के जमा किए हुए हैं अपने अपने पैसे, तो ये सारी मुद्रा मिल करके जो है ना M1 बनता है। ये सारी मुद्रा मिलकर क्या बनता है? क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए M2 क्या होता है। तो M2 में होता है कि M1 मतलब ये तो होगा ही पूरा का पूरा, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस की बचत जमा है प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि बैंक की जितनी शाखाएं नहीं हैं
बैंक हर गांव देहात में पहुंच नहीं है उसका, पोस्ट ऑफिस रहता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस हर गांव देहात में इसकी पहुंच है। इसलिए अधिक खाता पोस्ट ऑफिस में होता है, पता है कि नहीं आपको? यस लोग ज्यादा पैसा कहाँ जमा करते हैं? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। सबका खाता नहीं है जी सबका खाता रहता है। चाहे हाँ, कोई मैंने खास से गांव देहात में मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना? सर इसमें LIC में आना चाहिए M1 और M2 में। हाँ LIC आ रहा है, घबराइए नहीं। तो M2 मुद्रा का मतलब क्या हुआ कि M1 में सब तो शामिल होगा। अगर उसमें पोस्ट ऑफिस का जो बचत जमा है, जो सेविंग अकाउंट है, उसका पैसा अगर मिला देंगे तो मुद्रा का M2 रूप सामने आएगा। अच्छा M1 और प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा हाँ। वो M2 होगा। तो M2 हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़िए, याद करते चलिए। और उसके बाद M3 का क्या होगा साहब? तो M3 का होगा कि M1 प्लस नहीं, M1 प्लस बैंकों की निबल समय जमा है। बैंकों में निकल जमा हाँ, जो बैंकों में FD करते हैं, अगर उसको जोड़ेंगे M1 में तो क्या हो जाएगा? M3 हो जाएगा। क्लियर? फिक्स डिपॉजिट अलग है। हाँ, वो एक कि हम 5 साल के लिए तो 5 ही साल बाद मिलेगा। अब उसके बाद M4 में क्या हो गया साहब? तो पोस्ट M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमा है। पोस्ट ऑफिस की कुल जमा है, तो इसमें भी FD होता है। और ये बहुत सारा पत्र जारी करता है, ऐसे किसान विकास पत्र, ये सब। तो ये अगर मिक्स कर देंगे तो M2। अब देखिए इसमें आपको जानना क्या है? लिक्विडिटी ऑफ करेंसी या मनी। तो सबसे ज्यादा लिक्विड जो है वो M1 है। क्यों? क्योंकि यही पैसा बराबर इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे जैसे नीचे हम लोग चलते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विडिटी जो है वो कमते चला जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर? तो ये मुद्रा यानी मनी से संबंधित कुछ बातें थी छात्रों, जो मैंने आपको समझाया। अगले क्लास में इससे जुड़ी हुई एक खंड और है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय मुद्रा जो है वो कहाँ कहाँ छपता है या कहाँ कहाँ बनता है। उस पे से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसको कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। अरे GOLD यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। थैंक यू।